Hello everyone and welcome back to the channel. Getting numerous request कि 71st बीपीएससी मेंस के लिए अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, एग्जाम दे या ना दे, नोट्स प्रिपेयर्ड नहीं है, टेस्ट सीरीज एक भी नहीं दिए, डीआई पे कमांड नहीं हो पा रहा है, एसए ब्रेनस्टॉर्म नहीं हो पा रहा है, एक सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दे रहे तो दूसरा सब्जेक्ट कॉम्प्रोमाइज हो जा रहा है। अगर ऐसा है तो वेलकम टू द क्लब। ये वीडियो के बाद आपको सारा प्रॉब्लम जितना भी है सब चीज़ समझ में आ जाएगा एंड दिस इज द रियल 50 days प्लान फॉर 71st बीपीएससी मेंस। आई कैन अश्योर यू, यहाँ ये वाला करने के बाद आपका 5 to 6 लैप्स ऑफ आइटरेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ध्यान सुनिएगा, लंबा होने वाला वीडियो, एक एक दिन का, एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का इसमें आपका मैं आपको प्लान बताने वाला हूँ। सबसे पहले सोल्यूशन देने से पहले पहले प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं एंड ये मैक्सिमम लोगों से मैंने जो बात किया है, जो हमारे बैच में है या फिर जो यूट्यूब पे या फिर क्वेरी पे जो मैसेज आता है, तो उसमें मोस्टली मैंने ये चीज़ आइडेंटिफाई किया है। पहला प्रॉब्लम जो आता है ना वो कंसोलिडेशन का आता है। जब से रिजल्ट आया उसके बाद से लोग भागे पड़े, ये कोचिंग का नोट्स, अपना नोट्स है या फिर बाकी का नोट्स है जहाँ से, तो यहाँ पे ना इनका कंसोलिडेशन नहीं हो पाया। ये एक प्रॉब्लम है। कोई भी नया चीज़ मार्केट में आ रहा है तो ब्लाइंडली उस पर फॉलो करना। अब कभी उस पर फोकस ही नहीं किया, क्या उनका भी मेंस निकला है, कभी उनका आप कॉपी देखे हो, कभी उनका नोट्स देखे हो सर्कुलेट हुआ है कि नहीं। देखो मोस्टली प्रॉब्लम क्या होता है ना, बीपीएससी का मैं बता रहा हूँ, यूपीएससी में तो फिर भी केपेबल लोग होते हैं जो मेंस का पढ़ाते हैं। बीपीएससी में कोई भी पढ़ाता है, आप पहले उनसे क्रेडिबिलिटी पूछो, उनका कॉपी आपने देखा है। मैं इसीलिए अपना कॉपी इसलिए डाला था क्योंकि मुझे पता है अगर मैं बैच ला रहा हूँ तो मेरा कॉपी लोगों के पास होना चाहिए एंड मेरा कॉपी कम से कम जो यूट्यूब जो टेलीग्राम पे आता है ना, 2100 के आसपास शेयर हुआ था वो, तो मैक्सिमम लोग के पास मेरा कॉपीज है। तो आप यही चीज कर सकते हो, आप जो भी इंस्टीट्यूट में हो जस्ट क्वेश्चन कि आपका मेंस निकला है। नेक्स्ट, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं ये वाले पार्ट में कि टेस्ट सीरीज दे या फिर पीवाईक्यू सॉल्व करे, और टेस्ट सीरीज किसका अच्छा होता है किसका बुरा होता है। चौथा होता है फिलोसफिकल ऐसे, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि फिलोसफिकल ऐसे होता क्या है, कैसे ब्रेनस्टॉर्म करना है, सवाल कैसे पूछना है। यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम आता है कि फिलोसफिकल ऐसे में क्वेश्चन तो कर लेते हैं बट सिर्फ एग्जाम्पल एग्जाम्पल याद आता है, आर्ग्यूमेंट ही नहीं याद आ पाता है। तो उसको कैसे ठीक करना होता है। फिर होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेज ही नहीं कर पाते हम लोग, दिन में क्या पढ़ रहे हैं फिर शाम को क्या पढ़ रहे हैं, रिकॉल वैल्यू नहीं है, आरओआई उसका अच्छे से नहीं कर पा रहे। फिर है फोमो, फोमो क्रिएट हो चुका है, जो पटना में रहते हैं या फिर दिल्ली में रहते हैं वो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, आप आइसोलेटेड सिलोज में तैयारी कर रहे हो, आपको कंपटीशन के बारे में पता नहीं है और एक दिन नहीं पढ़ते हो तो दूसरे दिन फिर सेल्फ डाउट होने लगता है यार कि आई एम केपेबल इनफ कि मैं दे पाऊँ। आप दूसरा कॉपी देखते हो, केटीएम बैच में बहुत सारे लोग होते हैं जो कॉपी देखते हो तो फिर मैसेज करते हैं कि सर इसका कॉपी देख रहा हूँ बहुत, और हम लोग लिख नहीं पा रहे इसके कारण से। तो ये सारा प्रॉब्लम है, रिविजन का प्रॉब्लम हो रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो मेजरली ये चंक ऑफ प्रॉब्लम्स है जो मैंने आइडेंटिफाई किया है। इसका सारा सोल्यूशन मैं इस बार देने वाला हूँ, ध्यान से बस सुनना ये वीडियो। अब कुछ कुछ डिलेमा है लोगों का, क्योंकि बहुत कम ही रेयर होंगे जो सिर्फ 71 बीपीएससी मेंस दे रहे। इसके साथ साथ किसी का एडीओ क्लैश कर रहा है, किसी का जेपीएससी क्लैश कर रहा है, किसी का यूपीपीसीएस मेंस क्लैश कर रहा है, किसी का यूपीएससी प्रीलिम्स है, किसी का बीपीएससी इंटरव्यू हुआ है, अब वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिलेमा है कि कैसे प्रायोरिटाइज करना है, तैयारी कैसे करना है, इसमें भी हम लोग बात करने वाले हैं। अब मैंने जो वैक्यूम फाइंड किया है लोगों से बात करने में, तो ये वैक्यूम ये है कि किसी का पर्सनल प्लान नहीं है। सब यही कहते हैं कि सर आप एक प्लान बता दीजिए कैसे पढ़ना है, सुबह क्या उठना है, कितने बजे वॉशरूम जाना है, कितने बजे नहाना है, क्या खाना है। अब ये मेरे एंड से आएगा तो ये फिर बायसनेस है ना मेरा, जो है मैं सुबह उठता हूँ तो फिर ये बायसनेस है ना मेरा। सब्जेक्ट प्रायोरिटी ऑर्डर समझ में नहीं आता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ना ये वाला पार्ट है, लोग पीवाईक्यू को ऐसे इग्नोर कर लेते हैं ना कि है ही नहीं। मैंने असाइनमेंट आपको दिया था डीएसओ का पेपर सॉल्व करने के लिए, हमारे बैच में बस 3 या 4 लोग गिन के मैं बता सकता हूँ, एक साहिल है, एक अनुप्रिया है, एक और कोई थे, उन्हीं तीनों ने बस भेजा है। 350-400 लोग जुड़े हुए हैं मेंस मेंटोरशिप में, बट केवल 3 ही आया है। आप कंपटीशन देख रहे हो कितना कम हो गया कंपटीशन। जब पीवाईक्यू ही नहीं सॉल्व कर रहे हो तो ट्रेंड पता कैसे चलने वाला है। एक प्रॉब्लम आता है इवैल्यूएटर फीडबैक में।
लोगों को पता ही नहीं होता है कि यार मैंने कॉपी अगर चेक किसी को दिया है, अब वहां पे इवैल्यूएशन आता है। इसमें कई कई लोगों का आया था कि सर मैं पॉइंट फॉर्मेट में लिख रहा हूँ तो मेरे को नंबर काट दे रहे हैं। अब आप किसी भी टॉपर्स का देखो, यूपीएससी का इस बार के टॉपर्स का देखो, 25 का, 24 का, 23 का, सब में पॉइंटर्स है, 8 मार्कर है, 10 मार्कर है, उसमें मैक्सिमम पॉइंट्स लिखोगे सिलेक्शन तभी हो रहा है। पैराग्राफ वाला एज खत्म हो गया, वो 2017, 18, 19 में चलता होगा। टेस्ट सीरीज का मेन मकसद क्या होता है, आपका पेपर कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। आपका पेपर कंप्लीट हो रहा है, डीआई पूरा सही हो रहा है, एससे आपने अच्छे से पूरा पन्ना भरा है, डिमांड एड्रेस किया है, जितने भी क्वेश्चन है उसका डिमांड एड्रेस किया, पॉइंटर्स खूब लिखा है, माइक्रो डायग्राम कोशिश किया बनाने का, थोड़ा सा इनोवेशन लाया है, थोड़ा एस्थेटिक लाया है, डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग एन इंटरव्यू कॉल। ये सिर्फ बेयर मिनिमम यही है आंसर राइटिंग का, मेंस का। प्लीज इसको प्रायोरिटाइज करो। इवैल्यूएटर फीडबैक पे इतना मत दो ध्यान। पेपर कंप्लीट हो रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की एस्पेक्ट, क्योंकि वही नहीं कंप्लीट होगा। आप एग्जाम देकर आओगे, आपका अप्रैल में खत्म होगा, नेक्स्ट डे देखना सबका यही रहेगा कि पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, डीआई मुश्किल आ गया, एसए मुश्किल आ गया, इस बार ट्रेंड चेंज हो गया, डायनामिक क्वेश्चन बहुत आ गया, ये सारा चीज चलने वाला है। आप अभी जो टाइम है प्लीज इसको प्रायोरिटाइज करो। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है, एसए ब्रेनस्टॉर्मिंग में मौत आती है। अब जो बैच वाले हैं उनको तो पता है हम लोग कितना इस पे काम किए, एसए बहुत लोग का अच्छा हो गया विद दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग जो हम लोग सेशन किए थे। यहाँ पे कोई कोई लोग हैं जो अभी नए जुड़े या फिर जो ऐसे रैंडम मैसेज करते हैं, तो उनका प्रॉब्लम होता है कि ब्रेनस्टॉर्म नहीं कर पाते, ऐसे पूछ क्या रहा है, फिलोसॉफिकल ऐसे समझ में नहीं आता है, उसको जीएस ऐसे बन जाता है, जीएस ऐसे में बहुत डेटा ओरिएंटेड डाल देते हैं, उसमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं आ पाता है, बुक्स एंड ऑथर्स का नहीं आ पाता है। जो बैच वाले आप लोग को एस्से का सारा चीज मिल गया, मटेरियल पूरा मिल गया है, जितने भी थीम्स है 9 इंपॉर्टेंट थीम्स का, उसका मैंने आपको रेडीमेड सब चीज दे दिया है, बुक्स कौन कौन सा यूज करना है, वहाँ पे पोएम कौन सा यूज करना है, उसका थीम्स डेटा सारा चीज उसमें इंक्लूडेड है। प्लीज उसको रिलीजियसली फॉलो करो। फिलोसफिकल एस्से के जितने भी लेक्चर्स है प्लीज उसको लगाओ अच्छे से, बार बार सेशन देखो, और एस्से को आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मेन जो टास्क है हम लोग का, ऑपरेशन रेड फ्लैग। कैसे आपको 50 डेज में क्या क्या चीज करना है, क्या प्रायोरिटी ऑर्डर होगा, कौन सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, वो चीज पे हम लोग बात करते हैं। पहला जो मैंने आप लोगों को टास्क दिया था, जो हम लोग का लास्ट बैठक हुआ था, शायद 2 मार्च या 3 मार्च को हुआ था, तो मैंने दिया था 3 मार्च से लेके 10 मार्च तक आपको सिर्फ एक ही काम करना है, और वो क्या था, कंप्लीट हिस्ट्री आपको पढ़ना है। और वो कहाँ से पढ़ना है, ये जो आपका एक तो देखो ये हैक बुक है हम लोग का, ये कंप्लीट हैक बुक है, 299 पेज का है, इसमें आपका सारा चीज है, पूरा हिस्ट्री A to Z है। आपने पहले ये पढ़ लिया होगा, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये वाला पार्ट जाना है, 49 पेज का है, इसमें पूरा हिस्ट्री इन एंड आउट कवर हो गया है। और मैंने कल एक वीडियो बनाया था कैसे आपको ये पढ़ना है, प्लीज इसको कंप्लीट करो। सवाल यहीं से आएगा, जितना चीज है तो सारा चीज दिया, मंजूषा पेंटिंग हो गया, आपका मधुबनी पेंटिंग हो गया, पटना कलम हो गया, ये सारा चीज इसमें गिवन है एज इट इज। आपका इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन सारा है, आपको अलग से कुछ करना ही नहीं है। मधुबनी पेंटिंग स्टैंड्स एज अ वाइब्रेंट टेस्टिमनी टू रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ द मिथिला रीजन, बस ये रट के जाना, आपको एज इट इज कंक्लूजन लिखना है, वहां पे सोचना नहीं है, सोचने का टाइम नहीं है। कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस क्या है, फैशन डिजाइनिंग, आर्टिस्टिक इनोवेशन। मधुबनी पेंटिंग इज नॉट जस्ट एन आर्ट फॉर्म, इट इज अ लैंग्वेज ऑफ वुमेन ऑफ मिथिला, एज इट इज आपका कोटेशन बना हुआ है। आपको सिर्फ यही चीज आपको याद करना है। संथाल रेबिलियन का आपके पास सिग्निफिकेंस दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे ना एकेडमिक कीवर्ड्स यही सब यूज करना है, ट्राइबल कॉन्शियसनेस जगह, एक्सपोज ब्रिटिश रूल, प्रीकर्सर टू 1857, संथाल परगना एक्ट बना, क्रिएशन ऑफ संथाल परगना बना, लिमिटेशन क्या था, लोकलाइज स्कोप था, स्टेट रिप्रेशन, लिमिटेड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, अनइक्वल मिलिट्री पावर। अब ये कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड्स आपको दिखना है, अंडरलाइन करना है, और छोटा सा बस एक पार्ट ऐड करना है। कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस क्या है, लैंड राइट स्ट्रगल, जो हमारा एफआरए हो गया, पैसा हो गया, ये हूल दिवस मनाते हैं, 15 नवंबर को मनाते हैं, 5th शेड्यूल हो गया। तो प्लीज 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 10 मार्च तक कट ऑफ डेट है, प्लीज आपको वो कंप्लीट करना है। एंड 11 मार्च को हम लोग का एक्टिव रिकॉन्सेशन होगा, एंड ये फर्स्ट सेशन जो होगा ना, ये फ्री टू ऑल होगा, सब कोई पार्टिसिपेट करना है इसमें, जितने लोग आएंगे। ये काफी लंबा जा सकता है, 2 3 4 घंटा जितना भी लंबा जाएगा, बट इसमें विल एंश्योर हम लोग का पूरा हिस्ट्री वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। आपको क्या करना है, वापस से असाइनमेंट सुनो।
जो नहीं है आप लोग ये बैच ले सकते हो। 399 का 1 पेजर वाला पूरा पीडीएफ है, बहुत मिनिमल दाम पे हम लोग रखे हैं इसको, ताकि सारे लोग इसको पढ़ सके। इसको पूरा कंप्लीट कर लो। 49 पेजेस में सारे आपको मिलेंगे, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, साइंस एंड टेक का, एसए के आपको नोट, सब चीज आपको इसमें मिलेगा। तो आपको देखो यही करना है। जैसे मान लो पढ़ना कैसे है, रिवोल्ट ऑफ 1857 है, तो मैं आपसे सिंपल पूछूंगा कि रिवोल्ट ऑफ 1857 आप इंट्रोडक्शन क्या दोगे, तो आप यहाँ पे बोलोगे सर मैसिव एंड पावरफुल अपराइजिंग बट इट वाज नॉट अ नेशनल मूवमेंट। ठीक है, ऐसे टाइप का दोगे। फिर व्हाट वर द कॉजेज ऑफ रेबेलियन, क्या क्या कॉजेज था, पॉलिटिकल में क्या था, इकोनॉमिक में क्या था, सोशल में क्या था, मिलिट्री डिस्कंटेंट था कि नहीं, और इमीडिएट कॉज क्या था, उसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ। अब देखो प्रॉब्लम क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ। डीआई अगर मुश्किल आ गया, इट विल टेक 1 आवर, आपके पास 2 आवर रहेगा। 2 आवर में यू विल राइट करंट अफेयर्स एंड यू विल बी राइटिंग हिस्ट्री। अब करंट अफेयर्स आप ये घर से लेकर नहीं गए हो, यहाँ पे बाउंसी सवाल आएगा एंड यू विल हैव टू गेस, आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा। हिस्ट्री अगर आप घर से पढ़ के गए हो, आपका इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन सब तैयार है, यहाँ पे आप कम टाइम पे इंप्लीमेंट कर सकोगे, पूरा पेज भर जाएगा, पूरा कॉपी आप अटेम्प्ट कर पाओगे और सारा सही हो जाएगा। तो इसीलिए प्लीज फोकस ऑन दिस, एज इट इज रेडीमेड आपका बना हुआ है सारा चीज। कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, और मैंने आपको पहले बताया भी है कि कैसे लिखना होता है, एस्थेटिक्स कैसे सुधारना पड़ता है, क्या इसमें नया ऐड करना है। ठीक है, और जो वो बड़ा वाला हैकबुक वाला है, उसमें बहुत सारा आप लोग को माइक्रो डायग्राम दिया गया है, उसका सिग्निफिकेंस दिया गया है, क्या क्या आपको फ्लो चार्ट बनाना है, कैसे करना है, कैसे अपना कॉपी को एस्थेटिक्स डिजाइन करना है, ये सब दिया गया है। प्लीज प्लीज इसको अच्छे से रिवाइज करना, मल्टीपल इसको रिवाइज करना। टेलीग्राम पे आपका चैनल का लिंक दिया गया है, प्लीज इसको ज्वाइन करना। और हम लोग जो 11th वाला सेशन रखेंगे, 11 मार्च को सेशन रखेंगे, प्लीज इसमें आप लोग आना एंड वी विल कंप्लीट आवर हिस्ट्री वंस एंड फॉर ऑल। इसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगा हिस्ट्री का वापस देखने का, बीच बीच में रिवाइज करना, लेकिन हाँ यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टिल यू हैव 3 days, अभी भी टाइम है। जो 70th मेंस दिए थे, 69 दिए थे, तो उन लोग के पास टाइम है, अभी 3-4 दिन है, पूरा कंप्लीट कर लो, है ना। और जो बैच वाले प्लीज, आप लोग तो पढ़ रहे होगे, इसको कंप्लीट करो एंड 11 मार्च को हम लोग मिलने वाले हैं और ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब मैंने इसमें एक और चीज बताया था कि सिर्फ आपको बस हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, आपको क्या करना है इन बिटवीन, आपको क्या करना है, एसए पढ़ना है और डीआई पढ़ना है। और एसए कैसे पढ़ना है, दोपहर का जो टाइम है, क्योंकि सबसे ज्यादा आपका वल्नरेबल टाइम ये वाला होता है। सुबह आप उठते हो, जितने बजे भी उठोगे आपका प्रोडक्टिविटी हाई रहेगा, जैसे खाना खाओगे उसके बाद प्रोडक्टिविटी घटने लगेगा। यही वाला टाइम होता है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा आप दिमाग को एक्टिवेट कर सकते हो। और क्या करना है, आपको ऐसे करना है, ऐसे लिखना नहीं है। 36 टॉपिक अभी तक ऐसे का आ चुका है। कैसे, 4 4 4, 68 का 4 4 4, मतलब 12 12 24 36, 36 टॉपिक अभी तक आया है। आप नहीं भी तो कम से कम 2-3 टॉपिक हर दिन उठाओ और बस ब्रेनस्टॉर्म करो, सोचो। वर्ल्ड वेलफेयर इज इम्पॉसिबल विदाउट स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। वाई वर्ल्ड वेलफेयर इज इम्पॉसिबल विदाउट स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस? व्हाट इज स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, होता क्या है, हाउ कैन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस बी रीच्ड? सवाल करो और फिर जवाब अपने आप आपके दिमाग में आएगा। फिलोसफी सोचो, क्या क्या फिलोसफी है। शून्यवाद फिलोसफी क्या कहता है, सब चीज शून्यवाद है। सैयदवाद क्या कहता है कि किसी का एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है ना, आप जो बोल रहे हो आप भी सही हो, मैं जो बोल रहा हूँ मैं भी सही हूँ। अद्वैत दर्शन के बारे में पढ़ो, ये पढ़ोगे ना आपका दिमाग अपने आप अलाइन होगा। तो प्लीज ये वाला टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज करो, दोपहर वाला टाइम को। ठीक है। अब सबसे ज्यादा जो मिस गाइडेड स्टूडेंट वो होते हैं ना, जो सिर्फ कोचिंग कोचिंग के पीछे भागते हैं कि ये फलाना टेस्ट सीरीज देना है, वो देना है, टेस्ट सीरीज देना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज मिस करते हैं ना, वो होता है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू को एनालाइज ही नहीं करते हैं। एंड मैं क्यों हिस्ट्री वाले पे इतना एम्फोसिस कर रहा हूँ, हिस्ट्री आपको अच्छे से करना है, क्योंकि आप देखो ये आपका डीएसओ का सवाल है। काफी लोग बोल रहे होंगे कि यार सवाल मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे मुझे बताओ, क्या आपने बिरसा मुंडा नहीं पढ़ा है, क्या आपने पाला आर्ट नहीं पढ़ा है, क्या आपने चंपारण नहीं पढ़ा है, क्या आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं पढ़ा है? ये सब तो आपके नोट्स में है, और ये पीवाईक्यू में कभी ना कभी तो आया हुआ है। जो आपका हैकबुक नोट्स है, जो आपका 1 पेजर है, सब में ये चीज दिया हुआ है। तभी मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट है। आइडियली आर्ट में 4.5 5 नंबर नो टारगेट करना है हिस्ट्री में। ये तभी आएगा जब आपका एकेडमिक कीवर्ड्स तैयार है, आपका इंट्रो कंक्लूजन तैयार है, आपका
दिमाग में आपने पहले सोच रखा है, तुरंत सवाल आएगा मैंने ये डायग्राम बनाना है, तुरंत सवाल आएगा मैं ऐसे कुछ बना दूंगा, ऐसे करके कुछ बनाऊंगा, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी ऐसे करके कुछ बना दूंगा, मेरा माइक्रो डायग्राम तैयार होगा। ये तभी आएगा विद प्रैक्टिस। तभी मैंने आपको 1 हफ्ते का टाइम दिया था, 7 दिन का टाइम दिया था, पूरा हिस्ट्री इन एंड आउट कवर करना है। ये आपका 70th का सवाल है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब इसी से इंस्पायर्ड होके व्हाट दे कैन आस्क 1892, दे कैन आस्क 1909, दे कैन आस्क 1919, दे कैन आस्क 1935। अब नाउ जस्ट ब्लाइंडली अपने आप आइज क्लोज करो, अपना कसम खा के कहो, क्या आपका ये तैयार है? अगर मैं आज आपका टेस्ट लूं, क्या आपके पास नोट्स बना हुआ है? क्या आपके पास रेडीमेड इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बैकग्राउंड, प्रोविजन, सिग्निफिकेंस, लिमिटेशन 1919 का है, 1935 का है? अगर नहीं है तो यही तो प्रॉब्लम हो रहा है। आप बार बार भाग रहे हो कि ये नोट्स वो नोट्स। सिंपल एक चीज पकड़ो ना, एक नोट्स को पकड़ो और मल्टीपल उसको रिवाइज करो। पढ़ाई ऐसे करते हैं, सिलोज में नहीं करते। एक चीज को पकड़ो। हिस्ट्री मैंने तभी 7 दिन का टाइम दिया था, पूरा कवर हो जाना चाहिए था। रोल ऑफ बिहार इन इंडियन इन क्विट इंडिया मूवमेंट। अब रोल ऑफ बिहार इन क्विट इंडिया मूवमेंट आ गया। यहाँ से दो चीज मुझे दिख रहा है, एक क्यूआईएम दिख रहा है। फट से मेरे पास पहला टास्क मेरा क्या होगा, मेरे को क्यूआईएम का नोट्स प्रिपेयर करना होगा। ये हमारे नोट्स में गिवन है, आपको कुछ नहीं करना है, नोट्स उठाओ, उसको मल्टीपल रिवाइज करो। ठीक है, क्यूआईएम क्यों हुआ था, बैकग्राउंड क्या था, क्या क्या हुआ उसका, क्यों लिमिटेशंस क्या था, सिग्निफिकेंस क्या था, व्हाट इज द कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस ऑफ क्यूआईएम। नाउ सवाल यहाँ पूछा रोल ऑफ बिहार इन क्यूआईएम, सिर्फ क्यूआईएम में पूछा है। तो मेरा काम क्या होता है, मुझे पढ़ना है एनसीएम, मुझे पढ़ना है सीडीएम पढ़ना है। ये होता है इंटेलिजेंट गेसिंग। आप एनालाइज कर सकते हो कि नेक्स्ट सवाल क्या पूछेगा। रोल ऑफ बिहार इन स्वदेशी मूवमेंट, संथाल अपराइजिंग से सवाल पूछा है, हर साल पूछता है। अब संथाल पूछ दिया तो अब इसके साथ कुछ और पूछ सकता है, मुंडा रिवोल्ट पूछ सकता है। यहाँ पे देखो बिरसा मुंडा के बारे में पूछ दिया, तो यहाँ पे मुंडा रिवोल्ट पूछ सकता है। पटना कलम पेंटिंग हो गया, मधुबनी पेंटिंग हो गया, मंजूषा पेंटिंग हो गया, ये सबका एज इट इज आपके पास नोट्स तैयार होना चाहिए। सवाल हिस्ट्री का वही रिपीट होने वाला है। वहां पे अगर आपको दिमाग नहीं चलेगा, इंट्रोडक्शन याद नहीं आएगा, कंक्लूजन याद नहीं आएगा, समय लगेगा, पैनिक करोगे, पेपर खराब होगा। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न एज, मौर्य से सवाल हर साल पूछता है। क्या मौर्य के बारे में पूरा याद है? उसका पैलेसेस क्या है, पिलर्स क्या है, वो फोटो डायग्राम याद है आपको? समझ में आ रहा है कैसे पढ़ाई करना होता है? डिस्क्राइब द चंपारण इंडिगो मूवमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट। ये नहीं भी तो कम से कम 68 में सवाल है, 69 में, 70 में, 71 में लिख के दे रहा हूँ, फिर से सवाल यही आने वाला है। अभी मैं बोलूंगा 38 मार्कर का 6 से 6.5 पेज में आप लिख पाओगे ये? आपको जवाब मिल रहा है, आपको रियलिटी चेक मिल रहा है ये वीडियो के बाद? किस चीज पे आप लैग कर रहे हो? सिर्फ टेस्ट 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 देना, जब आप पीवाईक्यू ही नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो फिर क्या फायदा है? टेस्ट के लिए मैं पूरा बताऊंगा शेड्यूल, कब आपको टेस्ट देना है। अभी टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, वेल एंड गुड, मैं ये नहीं कह रहा हूँ टेस्ट देना खराब है, या फिर हम लोग का भी टेस्ट चल रहा है, बट नॉट एट द कॉस्ट आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो अपना पीवाईक्यू और अपना रिविजन कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। हाउ वाज द ब्रिटिश पॉलिसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट? एग्जामिन द वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार, assess the constructive works of महात्मा गांधी। अब यू विल यहाँ पे डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ राजेंद्र प्रसाद एंड जेपी नारायण इन बिहार ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। अब ये आपका पर्सनालिटी पे सवाल है। स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती के बारे में दिया था, कल ही पढ़ाया था आप लोगों को। लोहिया जी के बारे में आपको पढ़ना है, यही सारा चीज पढ़ना है। इंस्पायर आप पीवाईक्यू इससे इंस्पायर होके ऐसी पढ़ाई करो। इसीलिए मैंने आपको 7 दिन का टाइम दिया था। 11 मार्च को प्लीज प्लीज आपका पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। मुझे नहीं पता 8 घंटा दो, 12 घंटा दो, 13 घंटा दो, अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, अब टाइम है, इसको कंप्लीट करो। 11 मार्च आ गया है, इसको पूरा कंप्लीट करो और 11 मार्च को आप मेरे साथ बैठ के टेस्ट देना। अब एक्टिव रिकॉल क्यों इंपॉर्टेंट होता है, देखो जो अगस्त सितंबर से जुड़े हैं हम लोग के साथ, उनको पता होगा हम लोग कैसे एक्टिव रिकॉल सेशन करते हैं, या फिर जो एडीओ के टाइम पे अभी चल रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला तो काफी लोग होते हैं जो हॉस्टल में तैयारी करते हैं या फिर पीजी में या फिर लाइब्रेरी में तैयारी करते हैं, तो दे डू नॉट गेट एनवायरमेंट टू स्टडी। यहाँ पे क्या होगा, नहीं भी तो कम से कम 50-60 लोग होंगे। एक सवाल मैं पूछूंगा, मान लो मैंने पूछा चंपारण मूवमेंट पूछा, तो फट से कोई एक जवाब देगा, एक जवाब देगा, 50 लोग सुनने वाले हैं, उससे रिवाइज होगा, आपको मल्टीपल रिवाइज होगा, आपको मौका मिलेगा, आप उसमें बोलोगे, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, सीधा आपका रिफ्लेक्ट होगा, आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट होगा। समझ में आ रहा है?
अपने से पूरा प्रिपेयर होके आओ, 11 मार्च को पूरा प्रिपेयर होके आओ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको लिंक मिलेगा, और एक ऑपरेशन रेड फ्लैग करके एक चैनल हम लोग ने बनाया उसी के लिए 71st बीपीएससी मेंस के लिए, तो वहाँ पे आप लोग को लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन करना एंड प्लीज उसको अटेंड करना। और जहाँ से भी अगर आपने कैवेलिया का रट्टा मार वाला पीडीएफ से कर रहे हो तो वेरी गुड, वहां से आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, या फिर जहां से भी आप पढ़ रहे हो। ठीक है, ये चीज रहा। अब नेक्स्ट आते हैं सेकंड स्लॉट। ये हो गया 12 मार्च से लेकर 23 मार्च। 23 मार्च तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट लैब आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब कैसे होगा? 11 मार्च को उन्होंने टेस्ट लिया, हमारा हिस्ट्री पार्ट कवर हो गया। इसके साथ साथ हम लोग क्या किए, हर दिन एस्से प्रैक्टिस किए। अगर 2-3 टॉपिक हम लोग ने 11 तक भी कर लिया है, ठीक है, 5 से 6 टॉपिक भी कर लिया, मोर देन इनफ है। डीआई नॉन नेगोशिएबल है, हर दिन 30 मिनट से लेकर 1 आवर आपको देना है डीआई के लिए, वो नॉन नेगोशिएबल है, वो हर दिन चलते रहेगा। ठीक है, ऑमनी प्रेजेंट है वो। अब आते हैं जो सेकंड हमारा ब्लॉक है, दैट इज 12 मार्च टू 23 मार्च। अब ये सबसे क्रक्स है, क्योंकि यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं GS2। ये पूरा GS2 का नींव रखेगा। यहाँ पे हम लोग को क्या पढ़ना है, पॉलिटी, आईआर, इकोनॉमिक्स। आईआर हम वहां से चोरी किए GS1 से, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड एसएनटी, एंड यहाँ पे फिर एसए, यहाँ पे एसए और डीआई, ये नॉन नेगोशिएबल है, ये ऑमनी प्रेजेंट ही चलते रहेगा। अब देखो पॉलिटी क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, रट्टामार सीरीज में आपको ये मिला गया है पॉलिटी का 1 पेज नोट्स, आई एम श्योर, क्योंकि मार्च आ गया, आप लोग ने थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा होगा। पॉलिटी का भी कुछ नहीं, आपको पीवाईक्यू एनालाइज करना है। पीवाईक्यू मैंने एनालिसिस किया था पिछली बार। फेडरलिज्म, गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये ऐसा टॉपिक है, यहाँ से हर सवाल पूछता है 38 मार्कर में। इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको। ठीक है, बीएसडी हो गया, बेसिक डॉक्ट्राइन हो गया, ठीक है, फिर आपका एफआर से सवाल पूछता है, डीपीएसपी से सवाल पूछता है, ठीक है, तो ये सब आपको तैयार करके रखना है पीवाईक्यू। और इसके लिए कुछ नहीं, जो कैवेलियर का नोट्स है मोर देन इनफ है। एक तो देखो, एक आपका बड़ा वाला नहीं, इसमें वही 1 पेज नोट्स है, उसको अच्छे से पढ़ो, और बाकी जुडिशरी का नोट्स है, एग्जीक्यूटिव का नोट्स है, लोकल सेल गवर्नमेंट का नोट्स है, वो पढ़ो। लेकिन ये 1 पेजर, ये आपका सारा चीज आपको कर देगा। जैसे मान लो ये वाला है इसका पॉलिटी का 1 पेजर, जैसे मुझे पढ़ना है, मान लो बीएसडी पढ़ना है, तो बीएसडी का सारा चीज दिया। द बीएसडी इंश्योर्स द पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द एसेंशियल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिन हो गया, नेचर हो गया, कंपोनेंट्स ऑफ बीएसडी क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कीवर्ड है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, हार्मनी बिटवीन एफआर एंड डीपीएसपी, ये सब लिख तो घर बैठा के आपको बेपार्ट ले आएगा वो। यही सब कीवर्ड्स आपको लिखना है। सिग्निफिकेंस क्या है, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है, मेंटेन्स डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ, गार्ड्स फेडरलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, प्रिवेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रक्शन। चैलेंजेस क्या है इसका, जुडिशियल ओवररीच, नो फिक्स लिस्ट है, पार्लियामेंट्री फ्रस्ट्रेशन होता है, डिबेट्स ऑन स्कोप, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज होता है। बस ये सारा चीज गिवन है। जस्टिस खन्ना का रिकमेंडेशन यहाँ पे गिवन है, प्रेसिडेंट का नोट्स है यहाँ पे, गवर्नर का, ये देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गवर्नर है, ये वाला मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर हो गया, 46 पेज का है, लेस देन 50 पेज में आपका पूरा पॉलिटी आपका रिवाइज हो जाएगा। तो आपको सिर्फ यही चीज करना है। राज्यसभा, ये पीवाईक्यू उठाओगे, यहाँ से एक सवाल आया पीवाईक्यू का, क्या स्पेशल पावर है इनके पास, इक्वल पावर इन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, यूनिक पावर टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज, एक्सक्लूसिव रोल इन रिमूविंग वाइस प्रेसिडेंट हो गया, परमानेंट हाउस होता है, कंटिन्यूड स्टेबिलिटी है इसका, नॉवेल्टी है, लैंडमार्क केसेस, इंपॉर्टेंस क्या है, एक्ट एज अ फेडरल चेंबर। एक पेज में आपको सारा चीज मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉलिटी के लिए कुछ नहीं करना है, 1 पेज नोट्स कंप्लीट करना है, और करंट अफेयर्स जो मैं आपको विजन वाला क्वार्टरली रिवीजन और जो मंथली वाला है उससे मैं करा रहा हूँ, ये दोनों को सब्सटैंशिएट करो, आपका पॉलिटी डन है। इसके बाहर से एक भी सवाल आपका नहीं छूटने वाला है। ठीक है, पॉलिटी का वापस मैं बता रहा हूँ क्या करना है आपको, रट्टा मार वाला जो पीडीएफ है, 1 पेजर वाला पीडीएफ है, आपको वो देखना है। इसके बाद आपको जो विजन का जो मैं करंट अफेयर्स करा रहा हूँ, आपको वो पूरा कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, आपका ये वाला पूरा कंप्लीट हो गया। फिर आते हैं आईआर। आईआर में कुछ नहीं, जो मैं विजन का करा रहा हूँ करंट अफेयर्स, इससे आपका आईआर कवर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का नोट्स बहुत अच्छे से आपका गिवन है, यहाँ पे देखो, ये रहा आपका इकोनॉमी का नोट्स। यहाँ पे जो जो देखो, ये सारा ना 1 पेजर ही नोट्स है। यहाँ पे आपका कीवर्ड्स वाला पार्ट है, सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयबिलिटी, हिडन एम्प्लॉयमेंट, रूरल पॉवर्टी, अर्बन पॉवर्टी। ठीक है, अब यहाँ पे जो जो मैंने हाईलाइट किया है, येलो वाला और पिंक वाला,
वो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर पे चलेगा आपका। जैसे मान लो मेरे को नीति आयोग पे सवाल आ गया, तो मैं नीति आयोग पे जाऊंगा, 62 नंबर पेज, इकोनॉमिक प्लानिंग, एसडीजी। ठीक है, देखो नीति आयोग का 1 पेजर नोट्स है, इसमें सारा चीज कवर हो गया। रीजन फॉर क्रिएशन ऑफ नीति आयोग, आउटडेटेड प्लानिंग मॉडल था, ये सारा चीज था। अब यहाँ पे कंपोजिशन देख लो, स्पेशलाइज्ड विंग है। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ऑब्जेक्टिव शेयर्ड नेशनल विजन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बॉटम अप प्लानिंग, नेशनल सिक्योरिटी इंटीग्रेशन, इंक्लूसिव ग्रोथ। 10 पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिख रहा है। नीति आयोग का मेजर इनिशिएटिव क्या क्या, इंडाइसिस क्या, अटल इनोवेशन हो गया, एस्पिरेशन ब्लॉक्स हो गया, पोषण अभियान हो गया, परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट नीति आयोग का क्या रहा है, सारा चीज इसमें आपको मिल गया वे फॉरवर्ड। मतलब आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, सारा चीज इसमें गिवन है। 1 पेजर टाइप का, ये 2 पेज में आपको दिख रहा है, लेकिन ये 1 पेजर ही टाइप का है। यहाँ पे कंक्लूजन भी है, सब चीज यहाँ पे एज इट इज गिवन है। इससे बढ़िया पीडीएफ आपको बीपीएससी में, विद ऑल माय वैनिटी आई एम सेइंग दिस, इससे अच्छा पीडीएफ आपको नहीं मिलने वाला है। अब जैसे मान लो एग्रीकल्चर ट्रेंड इन बिहार, 131 पेज में, यहाँ पे आपको सारा मिल जाएगा, एग्रीकल्चर में क्या क्या है प्रॉब्लम बिहार का। जैसे ये वाला पार्ट है, टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, क्या क्या टेक्नोलॉजी ला सकते हो, तो यहाँ पे दोनों दिया हो गया, बिहार का भी दिया होगा एग्जाम्पल, और जैसे ये ला एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड ट्रेंड्स इन बिहार, फूड अकाउंट्स फॉर 95% ऑफ बिहार क्रॉस क्रॉप, टेक्नोलॉजी एडॉप्टेशन, इंक्रीज यूज ऑफ एचवाईवी सीड हो गया, क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज हाई, कॉजेज ऑफ प्रोडक्टिविटी स्टैग्नेशन बिहार में क्यों है, लैक ऑफ क्वालिटी हाइब्रिड सीड है, फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स है, एवरेज 0.39 हेक्टेयर है। स्टेप्स, अब ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्या स्टेप्स लिया गया है ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस किया गया, राइस वीड से हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर पे लेके जा रहे हैं हम लोग, शिफ्ट कर रहे हैं, इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं, मार्केट रिफॉर्म्स हो रहा है, एस्टैब्लिश रूरल हार्ट्स हो गया, एफपीओज हो गया, टू एनहांस कलेक्टिव बार्गेनिंग, पोस्ट ऑगस्टा फार्म, इसका केस स्टडी है साउथ ऑस्ट्रेलिया वाला। तो ये सारा चीज आपका गिवन है। एग्रीकल्चर देखो, एग्रीकल्चर में आपका इनिशिएटिव एक तरफ इंडिया, एक तरफ बिहार, इकोनॉमिक सर्वे एकदम लेटेस्ट डेटा के साथ अलाइंड है, 7/2 हर खेत को पानी। तो ये सारा चीज आपको गिवन है। डिजिटल बिहार गवर्नेंस हो गया, सोलर प्रमोशन स्कीम हो गया। तो प्लीज ये वाला पार्ट आपको करना है, यहाँ पे आपको इकोनॉमिक नोट से करना है जो हाईलाइटेड है, और करंट अफेयर जो मैं करा रहा हूँ विजन वाला, वहां से आपको करना है। ये आपका इकोनॉमिक्स हो जाएगा। लेक्चर्स देखना है, ठीक है, करंट अफेयर्स का लेक्चर देखना है, नोट्स पढ़ना है, ठीक है, और कुछ कुछ जो नोट्स है वो मैं आप लोग को रिकॉल करवा दूंगा, ठीक है। फिर आते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए भी कुछ नहीं, ज्योग्राफी का भी ये 1 पेजर नोट्स ही है, इसमें भी मैंने हाईलाइट कर दिया है। इसमें हाईलाइटेड वाला मैं पीडीएफ वो भेजा हूँ ग्रुप पे, ठीक है, यहाँ पे ये अलग से खोला हूँ तो वो दिख नहीं रहा होगा। तो जितना भी इंपॉर्टेंट है आप देख रहे होगे ना, जैसे ये वाला पार्ट हो गया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो गया, एल नीनो, इंडियन ओशन डाइपोल, विंटर रेनफॉल, ये वाला इंपॉर्टेंट है, एग्रोक्लाइमेटिक जोन ऑफ बिहार, फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ बिहार, 55 पेज पे आते हैं, क्योंकि यहाँ से पीवाईक्यू कई बार पूछा गया है। तो आपको एज इट इज ये सब चीजें पता होना चाहिए, तभी जाके आप ये चीज कर पाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे सारा चीज है, सब हिमालयन रीजन, इंडो गैंजेटिक प्लेन, सदर्न प्लेटू रीजन, रामनगर दून हो गया, सोमेश्वर रेंज, दून हरा वैली, नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है, यहाँ सारा चीज गिवन है। आरएल सिंह ऑब्जर्व मिडल गंगा प्लेन इज अ लिविंग जियोग्राफिक एंटिटी, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ बिहार में क्या क्या है। ऊपर ऊपर से चीजें पढ़ो, इतना मुश्किल नहीं आएगा, इतना बड़ा से मैंने दे दिया, लेकिन इसको बस चीजों को आइसोलेट करके पढ़ो, ठीक है। तो ये आपका हुआ। और एसएनटी में आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका कैवेले पीसीएस का नोट्स मिला है साइंस एंड टेक का, ये वाला पार्ट, एक तो 1 पेजर है, ये वाला पूरा कंप्लीट कर लो, 1 पेजर साइंस एंड टेक का आपका पूरा कवर हो जाएगा। क्वांटम मिशन, आप डीएसओ में सवाल देखोगे, उस पे सवाल आया, स्पेस टेक्नोलॉजी पे सवाल आया, तो सारा आपका यहीं से आपका कवर हो जाएगा। तो प्लीज वापस से मैं आपको रिआइट्रेट करता हूँ, 12 मार्च से आपको 23 मार्च तक आपको कुछ नहीं करना है। आपको जहां से भी आप पढ़ रहे हो, अगर आप कैवेलर से जुड़े हुए हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो पीडीएफ है, जो मेरे लेक्चर्स है, पूरा कंप्लीट करो। 23 मार्च तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब 23 को आपको सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब स्टार्ट होगा हम लोग का, अरे कहाँ गया ये वाला, हाँ, 24 मार्च को पॉलिटी का एक्टिव रिकॉल सेशन होगा, 25 मार्च को एसएनटी का होगा, 26 मार्च को ज्योग्राफी प्लस इंटरनेशनल रिलेशंस का होगा, 27 मार्च को हमारा इकोनॉमिक्स का होगा। 23 तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 24 को वापस हम लोग रिकॉल करेंगे, पॉलिटी कंप्लीट।
25 को SNT कंप्लीट, 26 को ज्योग्राफी IR कंप्लीट, 27 को इकोनॉमिक्स कंप्लीट, 27 मार्च लास्ट दिन होगा, आपका पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने F1 मूवी देखा है तो ये लेजेंडरी पोज है ब्रैड पिट का। 1 महीने पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या करोगे उसके बाद 28 मार्च से लेके 3 अप्रैल तक सिर्फ टेस्ट देना है। एक दिन में 3 टेस्ट दे सकते हो आप। FLT देना है, FLT दो, सेक्शनल टेस्ट देना है, जो पुराने टेस्ट है वो दो। अब अपना ग्राफ देखो, मान लो आपने फरवरी में कोई टेस्ट दिया था, अब मार्च में देखो मेरा ग्राफ ऊपर हो रहा है कि नहीं, मैं नया चीज ऐड कर पा रहा हूँ कि नहीं। ये वाला टाइम मैंने आप लोग को दे दिया, यहाँ पे भरपूर जितना हो सके टेस्ट दो। 3 अप्रैल है, इसको बढ़ा के 5 अप्रैल करो, जो भी करना है 3 अप्रैल तक ही रखो। 4 अप्रैल को पूरा कंप्लीट रेस्ट करना है, यहाँ पे एक कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ चिल मारना, मूवी देखना, बाहर जाना, जिससे मिलना है मिलना, ये आपका रेस्ट होगा। अब देखो कुछ कुछ चीजें मैं आप लोग को सिखाता हूँ। काफी लोग पूछते हैं यहाँ पे कि आइडल डे कैसा होना चाहिए मेरा। अब सबका अलग अलग होता है, कोई सुबह उठते हैं, कोई अर्ली मॉर्निंग उठता है, कोई लेट नाइट जगता है, सबका अलग होता है। बट मेरा बायसनेस हमेशा यही रहेगा कि जल्दी उठो, काम जल्दी हो जाता है, सुबह उठ के अच्छे से रिवाइज होगा। क्या करो ना, सबसे पहले उठ के ना जो कल आप पढ़े हो उसको रिवाइज करो। कल जो भी चीज पढ़े हो, मान लो आपने गवर्नर पढ़ा है तो सुबह उठ के फटाफट वो चीज को ग्लांस करो कि आपने क्या क्या पढ़ा था और दिमाग में है कि नहीं। कॉपी बंद करना और उसको सोचना, दिमाग में सोचना कि याद आ रहा है कि नहीं वो सारा चीजें। ठीक है, तो वो होने के बाद 30 मिनट का वो लेना। उसके बाद क्या करो, ये ग्रेजुअली करना, पॉलिटी करना, साइंस एंड टेक करना, ज्योग्राफी करना। पॉलिटी में जो इंपॉर्टेंट थीम्स है, गवर्नर हो गया, फेडरलिज्म हो गया, किसी ने साइंस एंड टेक उठाओ, नैनो पढ़ लो, क्वांटम पढ़ लो, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ज्योग्राफी में इंडियन मानसून हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सारा चीज अब पढ़ते रहना, रिकॉल करते रहना, रिवाइज करते रहना, क्योंकि ये एज इट इज आपके आने वाला है। इसी में ऐड करो हिस्ट्री वाला पार्ट, हिस्ट्री वाला पार्ट को वापस से रिवाइज करते रहो। ठीक है, अब दिन में क्या करना है आपको, ये मैं उसके बाद कर रहा हूँ, 4th के बाद जो आप टेस्ट दे दिए और खत्म कर दिया, उसके बाद मैं जो 5 दिन का ब्रेक दिया हूँ ना, 5 तारीख से लेकर 10 तक, इस दिन आप ये सब सारी चीज करना। सुबह उठ के आपको ये सब चीज पढ़ना है। ठीक है, दिन में आपको क्या करना है ना, आपको PYQ लगाना है। किसका लगाना है, UPSC का, BPSC का, UPPCS का। पूरा आंसर नहीं लिखना है, स्क्रिबल करना है। अब मैं दिखाता हूँ मैं कैसे करता था स्क्रिबल। ये UPPCS ना मेंस के टाइम का था, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम था। और मैं बताता हूँ, ये बताने के बाद ना आपको कॉन्फिडेंस है, अगर मेरा UPPCS मेंस निकल गया ना तो किसी का भी मेंस निकल सकता है, यूपी का या फिर बिहार का। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं था, 20 दिन था, 20 दिन में मेरे को हिंदी करना था जो कि मेरा बिल्कुल छूटा हुआ था। मेरे को एथिक्स करना था जो कि मेरा 60% ही मेरा हुआ था। मेरे पास पेपर 5-6 करना था पूरा यूपी स्पेशल का, जो मैं बिल्कुल नहीं किया था। तो 20 दिन में मेरे पास इतना सारा चीज करना था, और पेपर 1, 2, 3, 4 तो अलग था। तो मैंने क्या किया, मैंने जितना भी PYQ था मैंने उठाया और मैंने सब स्क्रिबल किया। जैसे मान लो सवाल था इंक्लूसिव ग्रोथ पे, सवाल था, ये PYQ UPSC का भी आया था, UPPCS का आया था। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इन दोपहर वाले टाइम पे, मैं क्या करता था, ऐसे लिखा एम्प्लॉयमेंट, उसका फीचर्स क्या क्या इंक्लूसिव ग्रोथ का होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, सोशल इंक्लूजन करना, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का, चैलेंजेस क्या है, क्यों नहीं हो पा रहा इंक्लूसिव ग्रोथ, जेंडर इनइक्वालिटी, केवल 19% फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, फाइनेंशियल इंक्लूजन 30% एडल्ट लैक बैंक अकाउंट, स्किल डेफिशिएट है, हेल्थ केयर बर्डन है, 48% आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, रूरल अर्बन डिवाइड है, जहाँ पे 70% रूरल लोग रहते हैं, 30% अर्बन में रहते हैं। बट पैराडॉक्स हो जाता है, 70% GDP कंट्रीब्यूशन अर्बन का होता है, 30% ही रूरल का होता है, तो देयर इज अ पैराडॉक्स। जॉबलेस ग्रोथ है, कास्ट डिवाइड है, कास्ट डिवाइड 38% SC लिटरेसी रेट है, 45% ST लिटरेसी रेट है। मेजर्स मैंने दिया, सरलता हो गया, संपर्कता, सुलभता। और आप मेरे कॉपी में देखोगे, आप BPSC की कॉपी में देखोगे, मेरे जो टेस्ट सीरीज की कॉपी हो गया, फिर UPPCS का जो एक्चुअल लिखा हूँ ना, मैं ये सब चीज इनकॉर्पोरेट किया हूँ। क्यों इनकॉर्पोरेट कर पाया, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया था, मैंने स्क्रिबलिंग किया था। अब देखो यही चीज मैं एग्जाम में लिखूंगा तो आप डेंसिटी देखो, डेंस भी लग रहा है और नया नया चीज इसमें दिख रहा है। यहाँ पे देखो, सरलता, संपर्कता, सुलभता प्लस शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी इक्वल टू इंक्लूसिव ग्रोथ एज कैटलिस्ट। अभी तो खैर मेरे को सब याद नहीं है, उस वक्त पीक में था, सब याद सब बनाया होगा फॉर्मूला वगैरह। और ये कुछ कुछ इंस्पायर्ड था MK यादव सर का नोट से, मैंने देखा था, और भी 3-4 टॉपर्स थे, उन लोगों ने ये सब किया था, तो मैं उनसे इंस्पायर हुआ था ये सारी चीज पे। अब जैसे फूड सिक्योरिटी पे
कुछ PYQ आया होगा, आई एम श्योर यूपीएससी का PYQ होगा, यूपीपीसीएस का होगा। तो इंट्रोडक्शन मैंने दिया 60% NFSA, कुछ नहीं, देखो कुछ मैं लिख नहीं रहा हूँ, वर्बोसिटी कुछ नहीं है, क्योंकि ये मैं सिर्फ स्क्रिबल कर रहा हूँ, मैं मैक्सिमम प्रैक्टिस कर रहा हूँ। चैलेंजेस क्या है, फूड सिक्योरिटी का, क्लाइमेट क्राइसिस है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, घोस्ट बेनिफिशरीज बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, रेड टेपिज्म है, क्या क्या मेजर्स लिया गया, NFSA हो गया, मिड डे स्कीम, PDS हो गया, पोषण हो गया, मिलेट प्रोडक्शन, यूपी का कुछ स्कीम उस वक्त मेरे को याद नहीं आ रहा, तो मैंने लिखा था कि स्कीम्स डाल दूंगा। और क्या कर सकते हैं, फार्मर्स को मिलेटप्रेन्योर्स बना सकते हैं, सही भोजन, बेहतर जीवन, समृद्ध जीवन, इससे भारत क्या बनेगा, फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनेगा, स्ट्रेंथिंग सप्लाई चेन प्रेसिशन और एक कंक्लूजन। तो बस ऐसी कोशिश करो, आप इसको ब्रेनस्टॉर्म करो और स्क्रिबल करो आंसर्स को, सेम ऐसे पे भी कर सकते हो, कमांड ऐसी लाओ। जिसको लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, समय वेस्ट हो रहा है कि यार लिखने जाऊंगा तो समय वेस्ट होगा, दो स्कूल ऑफ थॉट चलता है यहाँ पे। एक फोकस करेगा कि मेरे को पढ़ना है, एक फोकस करेगा टेस्ट लगाना है, और दोनों अपने अपने जगह में सही है। यहाँ पे प्रायोरिटाइज करना है आपको, क्या आप पढ़ रहे हो और स्क्रिबल करके आप लिख दे रहे हो तो ठीक है, आपको टेस्ट का जरूरत नहीं है, लेकिन आप टेस्ट बस दे रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे हो, अपना गलती सीख नहीं रहे हो, फिर कोई फायदा नहीं है। बैलेंस अप्रोच लो, मॉडरेशन पे खेलो, ठीक है, और ये मॉडरेशन यही है, ये वाला पार्ट कर लो, मॉडरेशन है, क्योंकि देखो मैं बता रहा हूँ, मैं कोई बड़ा अपना उपलब्धि नहीं दिखा रहा हूँ। यूपीपीसीएस मेंस बहुत मुश्किल होता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, बीपीएससी कंपैरिजन में थोड़ा सा मुश्किल होता है, 8 पेपर लिखना, 4 दिन में लिखना, और अलग अलग टॉपिक्स पे लिखना मुश्किल होता है। तो क्योंकि मेरे पास नॉलेज ना, लिमिटेड नॉलेज था, उतना नहीं था एज कम्पेयर टू यूपीपीसीएस में जितने बड़े वेटरन्स होते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने दिया तो उतना नॉलेज नहीं था, तो मैंने अपना बैक किया ये सारी चीज पे, ये एस्थेटिक्स पे बैक किया। मुझे पता था कि मेरे पास नॉलेज बेस उतना स्ट्रांग नहीं है, तो आई हैव टू इनकॉर्पोरेट समथिंग न्यू। तो ये सारे चीज पे मैंने किया, और इसका रिवॉर्ड शायद मुझे मिला, इंटरव्यू कॉल इसी कारण से आया है। तो आप लोग ये वाला चीज को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। जो FLT नहीं लिख पा रहे, जिनको इनर्शिया आ रहा है, जो लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो बिल्कुल घबराइए मत, नहीं भी लिख के आपका सिलेक्शन हो सकता है। मैंने FLT एक भी नहीं लिखा था यूपीपीसीएस के लिए, ना सेक्शन लिखा था, बस यही सब स्क्रिबल किया था। लेकिन हाँ, मैंने यूपीएससी का पूरा PYQ लगाया था, यूपीपीसीएस का पूरा PYQ 2018 से लेके 2024 तक, ये सारा मैंने किया था, ये बेयर मिनिमम था मेरे लिए। तो अगर ये कर सकते हो तो वेल एंड गुड, आराम से आपका निकल जाएगा। फिर उसके बाद देखो आपका आइट्रेशन कंप्लीट हो गया 5 से 10, फिर उसको ना, अभी जो हम 10 दिन का दे रहे हैं, अब उसको तोड़ देना, 3 दिन में तोड़ देना। पहले 5 दिन में करना, फिर 3 दिन, फिर 2 दिन, फिर 1 दिन। आपको देखोगे पूरा हिस्ट्री एक दिन में रिवाइज हो रहा है, एक दिन में आपका पूरा पूरा GST रिवाइज हो रहा है। तो बस मेन चीज क्या है, 1 पेजर नोट्स हो गया। अब 1 पेजर नोट्स को आप और क्रिस्प कर सकते हो, जैसे मान लो ये पॉलिटी 1 पेजर है, अब आप जो अपना नोट्स बना रहे हो ना, इसको और क्रिस्प करके आप आधा पेज में सिमटा सकते हो। जितना इसको क्वांटम लेवल में तोड़ोगे, आपको फायदा होगा, आप मल्टीपल रिवाइज कर पाओगे। तो यही था, ये देखो पूरा मैंने आपको फ्रेमवर्क दे दिया है। आई एम श्योर आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। अभी फिलहाल मेरे एंड से यही रहेगा। प्लीज ये वाला जो पार्ट मैंने जो पहले आप लोगों को बताया है, हिस्ट्री वाला पार्ट, कहाँ गया, ये वाला हिस्ट्री वाला पार्ट, इसको प्लीज कवर करिए। और 11 मार्च को हम लोग एक्टिव रिकॉल सेशन रखेंगे हिस्ट्री का, इस पे हिस्ट्री हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट करो, और धीरे धीरे ग्रेजुअली हम लोग कितना 23 मार्च 24 मार्च तक हम लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 24 25 26 27 हम लोग का एक्टिव रिकॉल सेशन रहेगा, ये वाला पार्ट हम लोग का कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़िए, आई एम श्योर इसके बाद आपको और कुछ सोर्स और कुछ वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये बहुत ही होलिस्टिक वीडियो है, इसके बाद बिल्कुल आपको जरूरत नहीं पड़ेगा कुछ और देखने का। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। अगर स्टिल प्रॉब्लम है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे बॉट होगा, वहाँ पे आप हम लोग से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।